हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई किताब। क्योंकि 8th ग्रेड अभ्यास ये सामाजिक विज्ञान जो है ना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो कि क्लास 7 के अंदर जो हमारा भूगोल आता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 6 जो आप सब देख रहे हैं, क्या है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये जो अध्याय नंबर 6 जो दिया गया है ना, इसका चलिए संपूर्ण उत्तर बताएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं, ये जो अध्याय नंबर 6, आइए इसका हम लोग संपूर्ण उत्तर देखेंगे पीडीएफ के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, आपका यह बुक है और इसका ये आपके लिए पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 1 हम लोग देखते हैं, क्या है जिस स्थान पर, बिल्कुल नई किताब है, क्या है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जला जल राशि में मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उससे आखिरकार हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ दोस्तों आपको क्लियर दिखाई देगा, क्या है, तटबंध, विसर्प, मुहाना या फिर डेल्टा। तो इसके हम लोग का दोस्तों मुहाना कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहाना। आगे इसी प्रकार से कहा है प्रश्न क्रमांक 2 में कि गंगा के मैदान, आखिरकार दोस्तों गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान में बसा शहर कौन सा है? जबलपुर, वाराणसी, जयपुर या फिर चंडीगढ़। तो ये हो जाए दोस्तों में वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी शहर बसा हुआ है। ठीक है। आइए अब हमसे कहा है कि खरी, यहाँ पर कहा है दोस्तों के काम से खरी ढलानों पर समतल सतह में वेदिक वेदिकों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, घर बनाने के लिए या फिर कृषि करने के लिए। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा कृषि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वेदिकों का निर्माण किया जाता है। आइए हमसे कहा है कि जनसंख्या घनत्व से आशय, मतलब ये जो जनसंख्या घनत्व है, आज का इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, 1 वर्ग किलोमीटर में बसे लोग, तो उसके बाद क्या है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बसे हैं, इसका अर्थ यही होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब यही होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बसे हुए हैं। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से कहा है कि भारत के पूर्व में स्थित सुंदरबन का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है? कौन सा नदी है उसके मुहाने पर बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। तो ये हो दोस्तों में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने पर बनता है। ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या वर्षा वन में वानी जात की प्रचुरता होती, किसकी? तो वानी प्राणी जात की प्रचुरता। अमेजन बेसिन यहाँ पर क्या बना आपको? भूमध्य रेखा। क्या बना है? भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या भर लेना है? यहाँ पर दोस्तों आप लोग भरिएगा ब्रोमीलाइड, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मतलब संचित का मतलब होता है जमा, संग्रहित करता है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पर भरना आपको बंगाल टाइगर, और यहाँ पर क्या भरना आपको? मगर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर और मगर। और यहाँ पे क्या भरना है? 1970 भर लेना है। क्या चाहिए? तो 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे फिर कहा गया है कि भूमध्य, आखिरकार ये जो भूमध्य है, क्या भूमध्य रेखा प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो लिखना है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है दोस्तों? तो अमेजन नदी जो है ना दोस्तों, वो इसी नदी से गुजरती है। ठीक है। आइए अब हमसे कहा है कि प्रश्न 8 में कि एनाकोंडा जो है दोस्तों, एनाकोंडा
क्या एनाकोंडा सांप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पर ये पाया जाता है? तो लिखना है कि एनाकोंडा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। कौन? ये जो एनाकोंडा सांप जो है। मगरमच्छ जो होता है ना उसको भी उतना बड़ा जानवर को भी मारकर खा सकता है। इतना बड़ा यह एनाकोंडा। ये उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, ये आपको पता ही है। आइए अब यहाँ पर क्या है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है? आखिरकार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन-सा क्षेत्र में है? आपसे राज्य नहीं पूछा गया है, क्षेत्र पूछा गया है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। समझ सकते हैं? इतनी जनसंख्या घनत्व है हमारे देशों में। क्या है, गंगा नदी की कोई दोस्तों यहाँ पे क्या है, गंगा नदी जो है ना उसकी कोई पाँच सहायक नदियों के नाम लिखिए। कोई 5 सहायक नदी। तो लिखना है कि गंगा नदी की 5 सहायक नदियाँ, एक हो जाएगा हमारा घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी। ठीक है? आइए अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या है, भूमध्य। आगे का ये जो दिया है दोस्तों भूमध्य, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की प्रमुख विशेषता लिखिए। आखिरकार भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास की जो जलवायु की मुख्य विशेषता लिखना है। तो इसके बारे में लिखिएगा आप सब कि भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इससे आगे आपको लिखना है दोस्तों कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। कोई भी यहाँ पर चेतावनी नहीं हुआ कि इस वर्ष मतलब हो सकता है बारिश, कोई चेतावनी नहीं। दिन का तापमान और आर्द्रता अति उच्च होता है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तापमान सिर्फ कम होता है लेकिन आर्द्रता आर्द्रता का मतलब जो आप सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? तो ये जो हमारा वायु में जो जल वाष्प होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आर्द्रता, कि कितनी आर्द्रता है। अब देखिए किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? कौन सा कारण है दोस्तों जो कि वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो लिखना है इस प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया से बढ़ने की क्षमता हो। जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो वही यहाँ पर वनस्पति हो सकता है। ठीक है? आइए दोस्तों अब हम लोग आपको बताने वाले हैं, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 13। तो 13 में क्या है कि हमसे भारत, ये जो दिया गया है ना, भारत के किन-किन क्षेत्रों में नदी जो है वो जलमार्ग विकसित किए गए हैं, कौन-कौन सा क्षेत्र है? तो लिखना है कि भारत में कोलकाता हो गया, कोमा, इलाहाबाद, कोमा, नाग नागपुर, वाराणसी, देखिए आपको कोमा लगाना नहीं भूलना है, ठीक है? वाराणसी, लखनऊ एवं पटना क्षेत्र में नदी जो है दोस्तों वो जल मार्ग विकसित किए गए हैं, ये सब क्षेत्रों में, ठीक है? आइए हमसे कहा है कर्तन, ये जो दिया है कर क तो पर एक न, क्या है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? आखिरकार कुछ समय के बाद ऐसा क्यों? तो लिखना है कि कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार-बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव आ जाता है। मतलब उर्वरता जो शक्ति होती है ना दोस्तों, भूमि में एक उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या होता है कमी आ जाती है। इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। किसी दूसरे स्थान को साफ करके वहाँ पर फिर खेती किया जाता है। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है। हालाँकि यह बहुत कम खेती किया जाता है ऐसा।
अमेज़न बेसिन ये जो दोस्तों हमसे कहा गया कि अमेज़न अमेज़न बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है? आखिरकार उसकी विशेषता, तो आइए इसके बारे में लिखना है कि अमेज़न बेसिन की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं। पहला विशेषता लिखना है कि अमेज़न बेसिन जो होता है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कहाँ पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अमेज़न नदी जो होता है, अमेज़न नदी अमेज़न बेसिन से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी अमेज़न बेसिन से होकर। तीसरा पॉइंट लिखना है कि अमेज़न बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष पूरे वर्ष गर्म एवं नर्म रहती है। पूरे वर्ष गर्म एवं नर्म। तो आइए दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं परिवहन विकास से अमेज़न बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव, आखिरकार प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसके बारे में लिखिएगा कि परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेज़न निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे इसीलिए। आइए अब हमसे कहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो लिखना कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, शाखू और एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्ण पर्णपाती वनस्पति भी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये सब वनस्पति होता है। आइए हमसे कहा है कि दोस्तों यहाँ पर कहा है वर्षा वन क्षेत्र के निवासियों के जीवन शैली के बारे में वर्णन कीजिए। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि वर्षा वन के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। इनका मुख्य आहार मेनोक, क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मिनट, मेनयोक है, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कसावा जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। इनके घर मधुमक्खी के छत्ते, ये पूरा सबसे पहले आप दोस्तों अच्छी तरह से लिखिएगा ये पूरा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मधुमक्खी के छत्ते के आकार, एक मिनट, हाँ, के आकार वाले छप्पर के होते हैं। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले घरों में रहते हैं। कहाँ पर दोस्तों? मलोका कहे जाने वाला जो घर होता है ना, वहाँ पर भी ये सब लोग रहते हैं। तो इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, वर्षा वन क्षेत्र के निवासी की जीवन शैली, तो उसके बारे में ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों अब हमसे कहा है गंगा ब्रह्मपुत्र, आखिरकार ये जो हमें दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती है? आखिरकार दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना, वहाँ पर धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ऐसा क्यों? तो लिखना कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। समतल कहने का अर्थ दोस्तों मैदानी इलाका होता है। ठीक है। पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक धान की उपज होती है। क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र वसीन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, आखिरकार क्या? तो लिखना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इबाब इबा इमामबाड़ा, असम कांजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर पर्यटन का मतलब दोस्तों घूमने वाले स्थल कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों इस अध्याय का भी एक मिनट रुकिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 20 दिया है, इसके आगे भी दिया है, हमको लगा अब नहीं है,
लेकिन नीचे देखिए तो एक प्रश्न और दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है अमेज़न। ये जो अमेज़न जो है ना दोस्तों का अमेज़न बेसिन व गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जलवायु में तुलना कीजिए। मतलब का ये जो अमेज़न बेसिन है उसके बाद फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये दोनों में जलवायु की तुलना आपको करना है। तो चलिए लिखना है कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आस-पास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म 9 मुँहों पर एक होना चाहिए। नर्म जलवायु रहती है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ठीक है? दोस्तों सिर्फ आप मेरे साथ बने ही रहिएगा ना, तो मैं आपको एडग्रेड जो बुक है वो क्लास 7 का जितना भी विषय जो होता है ना, टोटल 6 विषय होता है, तो संपूर्ण उत्तर मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि हमारे मित्रों, भाइयों एवं दोस्तों को कोई कहीं दिक्कत ना हो, इसीलिए, ठीक है? तो आपका भी दोस्तों कर्तव्य बनता है कि हमारा सपोर्ट करना, मदद करना, ठीक है? लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्य मानसूनी है। मानसून में मध्य जून मानसून जो होता है ना दोस्तों वो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो ही ये दोनों में तुलना किया गया अमेजन बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो ही आपको भी लिख लेना है। तो आइए प्यारे दोस्तों इस अध्याय का अध्याय नंबर 6 कंप्लीट हुआ यहीं पर। अब इसके आगे भूगोल में हमारा एक चैप्टर और बचेगा, इसका नाम है रेगिस्तान। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।